हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, जिसे आप स्टडी बाय सुमन एकेडमी के नाम से जानते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था भू आकृति में, उसमें हमने अपना 3 टॉपिक कंप्लीट किया, जिसमें हमने पृथ्वी की संरचना पढ़ा, उसके बाद हमने भूकंप पढ़ा, भूकंप के बाद हमने ज्वालामुखी कल कंप्लीट किया। ज्वालामुखी की 2 क्लास है, आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ जितने भी क्लासेस हुई हैं सबकी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी, और टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से अपना पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा चट्टानों से है, सेल से है, ठीक है ना। चट्टानों के बाद हमारा महाद्वीप आएगा। तो सबसे पहले हम चट्टान कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। 30 मिनट की आपकी क्लास रहेगी। सबसे पहले बात करें तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आने वाली जितने भी परीक्षाएँ, चाहे टीचिंग का हो, चाहे सिविल सर्विस का हो, वनडे एग्जाम हो, जो भी आप कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपका जीएस आता है, तो आपको जो है ये क्लास आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्लास आपका एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी का पूरा ये सार है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का पूरा सार नोट्स है, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। चट्टान या फिर सेल कहते हैं इसे, ठीक है। चट्टान या फिर सेल कहते हैं। तो चट्टान या सेल का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, ये सभी हम जानेंगे। पृथ्वी की भूप्रपट्टी के अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। तो जो पृथ्वी का भूप्रपट्टी है, जो ऊपरी भाग है, ये कितने सेलों से बना है? तो भूप्रपट्टी अनेक सेलों से बना है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ को के प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो जो पृथ्वी की परपट्टी बनाती है, उस जो पदार्थ होते हैं, तो उन पदार्थों के जो प्राकृतिक पिंड होते हैं, उनको ही आप क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं या फिर सेल कहते हैं। सेल कठोर या नरम या विभिन्न रंगों की हो सकती हैं। हम जानते हैं, हम पृथ्वी पे रह रहे, तो हमें पता है कि इतने जो है कहीं कठोर होता है, कहीं नरम होता है, या फिर कहीं अलग अलग रंगों का होता है, ये सभी आप जानते हैं, ठीक है। जैसे आपका ग्रेनाइट हो गया, कठोर तथा सेल खड़ी नरम होती है। तो ग्रेनाइट क्या होता है? कठोर होता है, ठीक है। और जो सेल खड़ी होती है वो क्या होती है? नरम होती है, ठीक है ना। ग्रेवी काला तथा क्वार्टजाइट दूधिया, ठीक है। जो ग्रेवो है वो क्या होता है? काला होता है। क्वार्टजाइट क्या होता है? वो आपका दूधिया होता है, श्वेत होता है, ठीक है ना, श्वेत होता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्ड स्पर तथा क्वार्ट्ज होते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, फेल्ड स्पर या फिर क्वार्ट्ज होते हैं। ये आपका लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका कैसे निर्माण हुआ है भूप्रपट्टी का, ओके। तो इसमें आपका ये जो है, जो उदाहरण है ना, ये ध्यान में रखेंगे। ये उदाहरण आपसे क्वेश्चन में यानी आपके पेपर में पूछता है, ओके। अब बात करें पेट्रोलॉजी क्या होता है। पेट्रोलॉजी सेलों का विज्ञान, सेलों के विज्ञान को ही आप विज्ञान यानी जब सेलों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। आप जानते हैं कि लॉजी मतलब होता है अध्ययन, और इस तरह आपका पेट्रोलॉजी का मतलब हो जाएगा आपका सेलों का अध्ययन या विज्ञान। एक पेट्रोशास्त्री सेलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना, बनावट, गठन जो होता है, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन और दूसरी सेलों के साथ संबंध। तो ये सभी चेक करता है जब भी कोई सेलों का अध्ययन करता है, ठीक है ना, जो पेट्रोशास्त्री होते हैं। तो ये सब क्या देखते हैं? खनिज की संरचना कैसी है, बनावट कैसी है, गठन कैसा है, स्रोत कहाँ से है, प्राप्ति स्थान उसका देखेगा, परिवर्तन देखेगा, और दूसरी सेलों के साथ क्या संबंध है इनका, ठीक है ना, ये सभी देखता है। अब सेलों को उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से? आग्नेय सेल, आप जानते हैं पेपर में, अगर आपने पेपर दिया होगा कोई भी, तो आपको ये देखने को मिलेगा, आग्नेय चट्टान हो गया, अवसादी चट्टान हो गया, और कायांतरित चट्टान। ये 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टान जिसे आप इग्नस रॉक्स कहते हैं, अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स,
और कायांतरित जिसे आप मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आग्नेय सेल जिसे आप इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ये कैसे बना होता है? तो ये मैग्मा और लावा से घनीभूत होकर निर्मित होता है। मैग्मा और लावा, आप जानते हैं कि मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर होता है तरल अवस्था में, तो ये क्या होता है? मैग्मा होता है जब पदार्थ। लेकिन जब यही जो मैग्मा ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद ये जब पृथ्वी से बाहर निकलकर लावा का निर्माण कर लेता है ठंडा होकर, तो ये क्या होता है? लावा हो जाता है मैग्मा। तो आग्नेय जो सेल हैं ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये ज्वालामुखी से संबंधित हैं। ओके, तो मैग्मा और लावा से मिलकर होती हैं। अवसादी सेल क्या होती है? जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ये बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा सेलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम है। तो ये बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा होती हैं अवसादी सेल। कायांतरित सेल क्या होती है? मेटामॉर्फिक उपस्थित सेलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण हो जाना, यानी ये क्या है? बदल जाती हैं, नई हो जाती हैं। तो जो उपस्थित सेलें होती हैं उन्हीं का पुनर्क्रिस्टलीकरण हो जाना ही वही प्रक्रिया से निर्मित होता है। ये क्या? कायांतरित सेल। ओके, ये ध्यान में रखेंगे। सेलों के प्रकार आप देखेंगे, सेलों का प्रकार, कितने प्रकार के सेल होते हैं। सेल के जो प्रकार हैं निम्न हैं। आग्नेय सेल अभी आपने देखा, चट्टान जिसे चट्टान आप कहते हैं, आग्नेय चट्टान या आग्नेय सेल। आग्नेय सेल जिसे आप इग्नियस रॉक्स कहते हैं, इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा और लावा से होता है। मैंने अभी जस्ट ऊपर बता दिया। अतः इसे प्राथमिक सेल, प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि प्राइमरी रॉक्स किसे कहते हैं? तो आपका आग्नेय सेल हो जाएगा। फिर आता है मुख्य रूप से मैग्मा के ठंडा होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। ग्रेनाइट, ग्रेबो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया, ठीक है ना, तथा टफ, ठीक है ना, टफ प्रमुख आग्नेय सेल हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है। ये जो है ना कि जो ग्रेनाइट है, ग्रेबो है, पेग्मेटाइट है, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया और टफ, ये किससे संबंधित हैं? किस प्रकार के सेल हैं? तो ये आग्नेय सेल हैं। ओके, क्या है? आग्नेय सेल। तो ये ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आग्नेय सेल से ही। आग्नेय जो है ये शब्द लैटिन भाषा के इग्निस, ठीक है ना, लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है। आग्नेय लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से, इग्निस, ठीक है ना, इग्निस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है अग्नि, ठीक है ना। तो आग्नेय का जो इग्निस है इसका अर्थ होता है अग्नि। इसकी बनावट, इसके कणों के आकार और व्यवस्था अथवा पदार्थ भौतिक अवस्था पर निर्भर करती हैं, ठीक है। जब पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं, ठीक है ना, गहराई तक, तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो जा सकते हैं। तो जो पदार्थ पिघला हुआ होता है वो जैसे जैसे वो आंतरिक रूप से गहराई के अंदर वो ठंडा होता जाता है, वैसे ही आपका खनिज के जो कण होते हैं पर्याप्त बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो खनिज आप जानते हैं मिनरल से ये आपके खुदाई में मिलते हैं, ये पृथ्वी के अंदर ही होते हैं। अब बात करते हैं आप आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण, ठीक है ना। वर्गीकरण की बात करें तो दो प्रकार की होती हैं आग्नेय चट्टानें, ठीक है ना। आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3, आग्नेय और आपका अवसादी, देन आपका लास्ट आपका होता है कायांतरित। लेकिन इसी आग्नेय चट्टान के को वर्गीकरण किया गया है कितने प्रकार में? 2 प्रकार में। अंतर्भेदी आग्नेय सेल और आपका हो जाएगा बहिर्भेदी। तो आंतरिक हो जाएगा यानी जो पृथ्वी के अंदर होगा, बाहिर्भेदी हो जाएगा जो बाहर होगा। अब देखिए कैसे जो है आपका ये इंट्रूसिव इग्नियस जो आपका रॉक्स, द्रवित जो मैग्मा होता है, जो तरल जो मैग्मा होता है, जब भूप्रपट्टी की गहराई में ठंडा होता है, ठीक है ना, जब ये अंतर ही ठंडा हो जाता है तो इससे जो निर्मित सेल होती है, चट्टान होती है, उसे अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। यह धीरे धीरे ठंडा होता है जिसके कारण इसके कण बड़े हो जाते हैं और ग्रेनाइट इसका प्रमुख उदाहरण है। तो ये अंदर ही जब ठंडा होकर अपना कण का रूप ले लेता है तो ये क्या हो जाता है? ग्रेनाइट हो जाता है। ओके, अंतर्भेदीय आग्नेय सेल क्या है? ग्रेनाइट है।
और बहिर्भेदी में अगर बात करें तो एक्सटर्सिव जो इग्नूज हैं, रॉक्स हैं, ये जो पदार्थ होता है आपका द्रवित, ठीक है ना, जो द्रवित पदार्थ यानी तरल जो लावा होता है पृथ्वी की सतह पर आकर जमता है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ये मैग्मा बाहर को आके गिरती है और ये ठंडा होकर लावा का निर्माण कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे आपका ठीक है ना, बहिर्भेदी आग्नेय शैल हो जाएंगे। यह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है, ये बाहर ठंडा होकर ठोस होता है, जिससे इसकी संरचना महीन कणों वाली होती है। तो इसकी संरचना महीन कणों वाली होती है, लेकिन जो आंतरिक भेदी आपका अंतर्भेदी जो आग्नेय शैल है उसका जो कण होता है वो बड़े होते हैं, तो उसमें आपका ग्रेनाइट हो जाता है। और जो महीन कण वाले होते हैं, जो बहिर्भेदी आग्नेय शैल होते हैं, वो उसमें आपका उदाहरण में अगर देखा जाए तो बेसाल्ट आपका महीन कणों वाली होती है, बेसाल्ट बाहर पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों की जो विशेषता हैं वो देख लीजिए। इनका रंग कैसा होता है, तो रंग बेसाल्ट जैसा गहरा तथा ग्रेनाइट जैसा हल्का होता है। तो जो आग्नेय चट्टानों की विशेषता है, बेसाल्ट जैसा इनका गहरा होता है और अथवा जो ग्रेनाइट जैसा हल्का होता है, जो इनमें पाए जाने वाले सिलिका की मात्रा पर निर्भर करता है। तो जैसा सिलिका होगा, मात्रा जैसा सिलिका का होगा, वैसे ही इनका जो रंग है वो निर्भर करता है। सिलिका की मात्रा कम होने पर रंग गहरा होता है और अधिक होने पर रंग हल्का होता है। तो जब आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तब इनका जो रंग होता है वो क्या नाम है आपका हल्का होता है, लेकिन यही जब कम मात्रा में होती है तो गहरा होता है। जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है उनमें अम्लीय होता है। तो ये जो चट्टानें हैं ये जिनमें अधिक होती है सिलिका की मात्रा, तो ये क्या हो जाएंगे आपका अम्लीय हो जाएंगे। लेकिन जिनमें आपका सिलिका की मात्रा कम होती है वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। और इनका जो रंग होता है वो गहरा होता है। क्षारीय चट्टानों में ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ठीक है ना। आग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होते हैं, यानी ये जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं आग्नेय चट्टानों में, ठीक है। ये चट्टानें रवा युक्त होती हैं। तरल से ठोस अवस्था में बदलते समय इनमें रवों का निर्माण होता है, ठीक है। रवों का आकार ठंडे होने की अवधि पर निर्भर करता है। ग्रेनाइट चट्टान का उपयोग इमारतें तथा सड़क बनाने में किया जाता है, ठीक है। देश की बहुत सी इमारतें, किले, मंदिर इत्यादि ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हैं। तो जो ग्रेनाइट है इससे आप क्या निर्माण करते हैं, इमारतें, किले और मंदिर वगैरह, सड़क वगैरह। अब बात करते हैं औषधि सेल की। तो औषधि जो सेल है आपका, औषधि अर्थात जिसे आप सेडिमेंट्री कहते हैं शब्द, ये जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित। ओके, सेडिमेंट्स का जो अर्थ होता है व्यवस्थित होता है। सेल जब चट्टानें टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, ठीक है ना, जब चट्टानें टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं तब इन छोटे कणों को आप क्या कहते हैं, अवसाद, जिसे आप डिपॉजिट कहते हैं। ओके, यही अवसाद जब दबकर और कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। तो जो चट्टान होती है उन्हीं का टूटना और टूटकर दबकर कठोर हो जाना, यही आपका परत का निर्माण करते हैं, जिसे आप अवसादी सेल कहते हैं, ठीक है ना। तो अवसादी सेल क्या होता है, परतदार होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। इस प्रकार पृथ्वी की सतह की सेलें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित अक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न प्रकार आकार के विखंडों फ्रैगमेंट्स में विभाजित होती हैं, ठीक है ना। बात करें अगले पॉइंट्स की, तो अगला पॉइंट्स है हमारा, ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन और निक्षेपण होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शिलीभवन लिथिफिकेशन कहलाती हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे, लिथिफिकेशन क्या होता है ये पूछ सकता है आपसे। बहुत सी अवसादी सेलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारण बालुकास्म सेल, ठीक है ना, बालुकास्म सेल जिसे आप सैंडस्टोन रॉक्स जैसी अवसादी सेलों में विभिन्न सांद्रता वाली अनेक सतहें पाई जाती हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, बालुकास्म सेल, ठीक है।
अगला पॉइंट है आपका अवसादी चट्टानों में आर्थिक महत्व वाले खनिज कम पाए जाते हैं। तो जो आर्थिक महत्व वाले खनिज होते हैं ये अवसादी शैलों में कम पाए जाते हैं, लेकिन लौह अयस्क, फास्फेट, इमारती पत्थर, कोयला और सीमेंट बनाने वाले जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के स्रोत अवसादी चट्टानों से ही मिलते हैं। तो आपका लौह अयस्क हो गया, आपका फॉस्फेट हो गया, इमारती पत्थर हो गए, कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, ये सभी अवसादी शैलों से प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा सिंधु का जलोढ़ जो मैदान है अवसादी जमाव से बना है। तो गंगा सिंधु का जो जलोढ़ मैदान है वो किससे बना है? अवसादी शैलों से। ओके। नदियों द्वारा निर्मित समतल अवसादी मैदान बालू के महीन जमाव से बने हैं। लोयस का जो मैदान है अवसादों से निर्मित है। ठीक है, लोयस का मैदान नदियों के किनारे पाया जाता है, ये जानते हैं, जो अधिक उपजाऊ और सघन बसाव वाला होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चूना और डोलोमाइट ये जानते हैं। अन्य मिट्टियाँ जो इस्पात उद्योग में काम आती हैं वे अवसादी चट्टानें होती हैं। तो जितने भी मिट्टियाँ इस्पात उद्योग में काम आती हैं तो वो सभी क्या हो जाएंगी? आपकी अवसादी चट्टानें हो जाएंगी। अवसादी चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है आपका। ठीक है ना, कितने प्रकार में? 3 समूहों में बांटा गया है। पहला है यांत्रिकी रूप से निर्मित और कार्बनिक रूप से निर्मित, रासायनिक रूप से निर्मित। तो यांत्रिक रूप से अगर बात करें तो मैकेनिकली फॉर्म्ड के द्वारा निर्मित ये शैलें होती हैं जिसमें आपका बालूकाष्म होता है, पिंड शिला होता है, चूना प्रस्तर और सैल, विमृदा आदि। तो ये यांत्रिकी रूप से निर्मित की जाती हैं। कार्बनिक रूप से निर्मित जो है आपका ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड में जो है ये आपका गीजराइट, ठीक है, गीजराइट खड़िया हो गया जो आपका चौक होता है, चूना पत्थर हो गया और कोयला हो गया। तो ये कार्बनिक रूप से निर्मित होती हैं। ठीक है। रासायनिक रूप से बात करें तो केमिकली फॉर्म्ड इसके प्रमुख उदाहरण हैं श्रृंग, प्रस्तर, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर आपका कार्बनिक रूप से भी निर्मित होता है और रासायनिक रूप से भी। प्रस्तर भी उसी, हैलाइट और पोटास, सेंधा नमक जो होता है आपका, जिप्सम और तथा सोरा। तो ये रासायनिक रूप से निर्मित होती है। तो जिप्सम और सोरा आपका ये ध्यान में रखेंगे। अवसादी चट्टानी की विशेषताएं क्या हैं? अवसादी चट्टानों का जो विशेषता है 80% भाग शैल होता है किसका? अवसादी का। ठीक है, 80% भाग पर अवसादी चट्टानों की जो अवसादी चट्टानों का जो भाग होता है उन पे 80, ठीक है ना, 80% भाग पर चट्टान पाए जाते हैं, 12% भाग पर बलुआ पत्थर पाया जाता है और 8% भाग पर चूने का पत्थर पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आपका चट्टान, उसके बाद उसमें 12% आपका पाया जाता है बलुआ पत्थर, देन उसके बाद आपका लास्ट आपका 8% पाया जाता है चूने का पत्थर। सबसे कम चूने का पत्थर होता है और इनके अनेक रंग होते हैं जो अवसादी चट्टान होते हैं। इसे परतदार शैल भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जब टूटते हैं, टूटने के जब चट्टान टूटते हैं उनसे निर्मित होते हैं और दबकर ये अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। तो अधिकतर जीवाश्म और खनिज तेल इसी प्रकार के चट्टानों में पाई जाती हैं। तो अवसादी जो शैल है इन्हीं में, इसे आप परतदार शैल भी कहते हैं, इन्हीं में आप जीवाश्म और खनिज तेल की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है ना। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% पर अवसादी शैलों का विस्तार है। ठीक है ना। तो जितना भूपृष्ठ है आपका उसमें लगभग 75% क्या है? अवसादी शैल पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान 5% है। ठीक है, क्रस्ट के निर्माण में जो आंतरिक भाग होता है पृथ्वी का। अब बात करते हैं लास्ट, कायांतरित शैल। ठीक है ना। कायांतरित शैल की बात करें तो कायांतरित शैल का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। तो ये बदल जाते हैं। ठीक है ना। दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के बाद इन शैलों का निर्माण होता है। यह शैल दाब, आयतन, तापमान, ठीक है ना, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में रख सकते हैं PVT। ओके। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में परिवर्तन के द्वारा ये निर्मित होती है। इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण सेल निचले स्तर की ओर बलपूर्वक, ठीक है ना, खिसक जाती हैं, या जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों यानी जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल रॉक्स के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों में पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, ठीक है ना, तब यह कायांतर होता है, ठीक है ना, मेटामॉर्फिज्म होता है, ये बदल जाता है, ठीक है ना। तो अत्यधिक दबाव के कारण होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने या पिसने के कारण। वास्तविक सेलों में यांत्रिक व्यवधान एवं उनका पुनः गठित होना क्या कहलाता है? गतिशील कायांतरित कहलाता है, जिसे आप डायनामिक मेटामॉर्फिक कहते हैं। तो ये आपका कैसे होता है? ये किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने या पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिक व्यवधान और उनका पुनः संगठित होना क्या कहलाता है? आपका गतिशील कायांतरित कहलाता है। तो गतिशील कायांतरित से पूछ सकता है। उष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के उष्मा जो कायांतरण है उसके कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन और पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं उष्मीय कायांतरण के प्रकार। संपर्क कायांतरण, प्रादेशिक कायांतरण दो प्रकार से होते हैं। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, इसमें सेलें गर्म ऊपर, ठीक है ना, जो चट्टान होती है वो गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा और लावा के संपर्क में आती हैं तथा उच्च तापमान में सेलों के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, इससे नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो ये मैग्मा और लावा के संपर्क में आने से होता है। फिर आपका आता है प्रादेशिक कायांतर, जो आप रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इसमें उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियाँ होती हैं। तो ज़्यादा तापमान होने के कारण या दबाव होने के कारण या इन दोनों के होने के कारण जब इसमें दबाव पड़ता है तो विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अब बात करें कायांतरित सेलों की जो विशेषता है। कायांतरण जो है, कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। गाइस बैकग्राउंड में आपका थोड़ा सा शोर आ रहा होगा। अभी क्लास आपका ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना। तो रोड पे ऐसे ही कोई जा रही है बारात वगैरह, उसी का है, ठीक है ना। तो मैनेज कर लेंगे। कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ जो कण होते हैं या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित सेलों में आपका खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को आप क्या कहते हैं? पत्रण या फोलिएशन या रेखांकन कहते हैं, ठीक है ना। पत्रण या रेखांकन कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में फोलिएशन कहते हैं। तो जो कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की जो व्यवस्था होती है, ठीक है ना, उसे पत्रण या रेखांकन कहते हैं, फोलिएशन। कभी कभी खनिज या विभिन्न प्रकार के समूह के कण पतली से मोटी सतह से इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि ये हल्के गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आपका है कायांतरित सेलों में ऐसी संरचना को बैंडिंग कहते हैं, ठीक है ना। ये जो संरचना होती है ये बैंडिंग होती है, क्योंकि कायांतरिक रूप से परिवर्तन होती हैं, तो बैंडिंग इसे कहते हैं। तथा बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को बैंडेड सेल भी कहते हैं। तो कायांतरित जो सेल है इसे बैंडेड सेल भी कहते हैं। कायांतरित होने वाली वास्तविक सेलों पर ही इनके प्रकार निर्भर करते हैं। इन सेलों को दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, पत्रिक सेल और अथवा अपत्रिक सेल, ठीक है। आपका पट्टितास्मीय ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि रूपांतरित सेल के निर्माण इससे हुआ है, और ये आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे, प्रश्न बनता है इससे, ठीक है। अब बात करते हैं सेल चक्र क्या है, ठीक है ना। सेल चक्र के बाद हम देखेंगे, उसके बाद हमारा लास्ट जो आपका फिर उसके बाद हमारा क्लास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेल चक्र क्या है? एक वर्ग की सेलों अथवा चट्टानों के विभिन्न परिस्थितियों में
दूसरे वर्ग में बदलने को चट्टानों का चक्र अथवा सेल कहते हैं। तो जब एक सेल से दूसरे सेल में जो बदलता है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में, तो यही जो चट्टानों का चक्र होता है यही सेल चक्र कहलाता है, ठीक है ना, या चट्टानों का चक्र कहलाता है, ठीक है। दूसरे वर्ग में जब परिवर्तित होता है तो इस चक्र में सेलें यानी चट्टानें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती, बल्कि इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अतः सेल चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी सेलें परिवर्तित होकर नवी रूप ग्रहण कर लेती हैं। तो आपको समझना है तो यहाँ से बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि कोई पुरानी सेल है वो क्या होती है, परिवर्तित होकर नवी अपना नया रूप ग्रहण कर लेती है, ठीक है ना। तो आपका कायांतरित सेल होता है, ठीक है। यही आपका चक्र होता है कायांतरित का। आग्नेय सेलें प्राथमिक सेलें हैं अथवा यानी तथा अवसादी और कायांतरित जो सेल होती हैं, चट्टानें होती हैं, ये इन प्राथमिक सेलों से निर्मित होती हैं। तो आग्नेय सेल से ही आपका कायांतरित सेल और आपका आग्नेय सेलों का निर्माण, अवसादी सेलों का निर्माण होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये तो आपका पृथ्वी के अंदर से निर्माण हुआ, फिर इसी के टूटने बिखरने से इन सब का निर्माण होता है, ठीक है। अब बात करें वही आग्नेय चट्टानों को भी कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आग्नेय चट्टानों को कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन कायांतरित सेलों को नहीं, ध्यान रखिएगा। आग्नेय और कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों से अवसादी सेलों का निर्माण होता है। तो आग्नेय और कायांतरित जो सेलें हैं, इनसे जो प्राप्त कण होते हैं, अंश होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। इसके बाद यह अपखंडों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से निर्मित भूपृष्ठीय सेलें जैसे कि आपका आग्नेय, कायांतरित और अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर चली जाती हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है, जो आग्नेय सेलों के मूल स्रोत होते हैं। इस चक्र को शक्ति देने वाली ऊर्जा के दो स्रोत हैं। अब वो कौन कौन से? पहला स्रोत है पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली उष्मा, इसी की वजह से आपका क्या होता है, ये चक्र होता है, ठीक है ना। और फिर आपका जो ठोस चट्टानों को पिघलाने की शक्ति रखती है। दूसरा आपका है सूर्य की ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी फ्रॉम ऑफ सन। तो इसकी ऊर्जा पृथ्वी की तापमान अंदर की आंतरिक का और सूर्य का, जिसके प्रभाव से धरातल की चट्टानें टूटती हैं और महीन कणों जैसे मलबे के रूप में परिवर्तित होकर बिखर जाती हैं। इसी अवसाद से अवसादी चट्टानें बनती हैं आपकी, जो कालांतर में रूपांतरित हो जाती हैं। तो अवसादी से ही आपका ये कायांतरित हो जाती हैं। तो ये इनका चक्र है, ये ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, ध्यान में आप रखेंगे, यही चक्र है इसका, ठीक है ना। ये क्या है आपका, देखिए ये आपका अपक्षय जो है, अपक्षय तथा अपर्दन सेल चक्र है। इस तरह आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। कायांतरित सेल से आप देख रहे हैं कि मैग्मा बन रहा है, मैग्मा फिर आपका आग्नेय सेल हो रहा है और आग्नेय सेल से आपका अपक्षय तथा अपर्दन होता है, ठीक है ना। अवसादी सेल आप देखेंगे तो इससे आपका अपक्षय तथा अपर्दन भी होता है। कायांतरित सेल का भी के द्वारा भी अपक्षय तथा अपर्दन होता है और आपका आग्नेय सेल से भी। फिर आप देखेंगे यहाँ पे तो अपक्षय तथा अपर्दन से आपका अवसादी सेलों का निर्माण होता है, जिसे आप सिलिकॉन कहते हैं, ठीक है ना। फिर अवसादी सेल कायांतरित रूप बदलता है, यानी कायांतरित सेल का निर्माण करता है और इसी कायांतरण से गलन होता है और गलन से ही आपका अवसादी सेल, ये कायांतरित सेल मैग्मा में होता है। और आग्नेय से आप देखेंगे तो आग्नेय भी आपका गलता है और आग्नेय से कायांतरित सेल भी होता है, ठीक है ना। तो ये आपका चक्र ध्यान में रखेंगे। ये आपका जो आज का चट्टान था टॉपिक ख़त्म हुआ। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा महासागर और महाद्वीपों से, ठीक है ना। महासागर और महाद्वीपों से, जिसमें हम प्लेट, विवर्तनिक प्रमुख बड़ी प्लेट है, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना।
और इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी। आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से लिंक मिल जाएगी आपको टेलीग्राम की, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके आप ले सकते हैं भी। और जो क्लासेस जितनी भी हुई नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं दे दूँगी यहीं पे, आप वहाँ से आप अपनी क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं आपका जून से आपका स्टार्ट हो गया, 7 जून से 15 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा BPSC TRE 3 वाला, जो आपका लीक हो गया था, ठीक है ना। तो आप तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।